नमस्कार। संविधान के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ही क्यों ऋणी हैं? इस सवाल के जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने परिश्रम किए, उसे कैसे पूरा किया और उन्हें संविधान का शिल्पी क्यों कहते हैं, इसका जवाब दिया संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त की गई लेखन समिति के एक सदस्य टी कृष्णाचारी ने, जिसका उल्लेख संविधान समिति में 5 नवंबर 1948 को टी कृष्णाचारी ने अपने भाषण में किया। संविधान सभा की बैठक में सदन का ध्यान आकृष्ट कर टी कृष्णा ने कहा कि आपको जानना चाहिए कि संविधान बनाने का सारा श्रेय अकेले डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों जाता है। सदन को शायद यह मालूम होगा कि आपके चुने हुए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह रिक्त रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह भी रिक्त रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए अतः उनकी भी जगह रिक्त रही। चौथे सदस्य रियासतदारों संबंधी कामकाज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं रहे। एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वे भी उपस्थित नहीं रह सके। आखिर यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉक्टर अम्बेडकर पर ही पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से यह काम पूरा किया, उसके लिए निसंदेह वे आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनेक कठिनाइयों के बाद भी मार्ग निकालकर यह कार्य पूरा किया, जिसके लिए हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय यह सुनिश्चित किया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति भी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। संविधान बनाते समय यह सुनिश्चित किया गया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया जा सके, ताकि उन पर भी फोकस किया जा सके। सरल भाषा में संविधान को बताना है तो यह भारतीयों के गौरव और भारतीयों की एकता, इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है। संविधान की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा, बहस और स्वीकार किया जाना तय हुआ। नियम निर्माण समिति तथा सभा संचालन समिति का गठन 22 जनवरी 1947 को हुआ। संविधान सभा ने 8 लक्ष्यों को स्वीकार किया, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया जाना था। संविधान सभा द्वारा विभिन्न विषयों यानी मूलभूत और अल्पसंख्यकों के अधिकार, संघ की शक्तियां, प्रांतीय और संघ अधिकार समिति आदि पर प्रारूप और प्रावधानों के प्रतिवेदन बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाना रहा। संघ शक्ति समिति में 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति में 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णैया लाल मणिकलाल मुंशी। प्रांतीय विधानसभा समिति में 25 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ विधानसभा समिति में 15 सदस्य रहे, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन समितियों के प्रतिवेदनों को संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने समग्र रूप देते हुए संविधान का आधारभूत प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का वास्तविक मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना मसौदा प्रकाशित किया। सभा के सदस्यों को 8 माह का इस प्रारूप में अध्ययन का मौका मिला। नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कई बैठकों में इस प्रारूप के पर खंडवार चर्चा हुई। तीसरे और अंतिम प्रारूप पर चर्चा 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। बाबा साहब ने संविधान की जो उद्देशिका लिखी, उसमें सबको बांधे रखने का सूत्र बताया गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, श्रद्धा, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता, स्तर और अवसरों की समानता, राष्ट्र की एकता, एकात्मकता का आश्वासन देने वाले बंधुत्व का समावेश है, ताकि राष्ट्र को एक समग्र दिशा मिल सके। राष्ट्र की परिभाषा को लेकर बाबा साहब की अलग सोच रही। वंश एक होने से, संस्कृति एक होने से, भूमि एक होने से राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र का अर्थ यह होता है कि देश में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े होने चाहिए। बंधुत्व इस तरह की
भावनात्मक एकता का निर्माण करता है। भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय राज्यकर्ता, विचारक, प्रसार माध्यम, विद्वान, कलाकार यदि इन सूत्रों को सत्यनिष्ठा से आचरण में लाए तो भारत को महान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतनी सामर्थ्य है इन बातों में या संविधान के सूत्रों में। यह श्रम साध्य कार्य सूझबूझ दूरदर्शिता से ही संभव हो पाया, वह भी उस समय जब देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो रहा था। इसी संविधान के प्रकाश में संविधान निर्माता महापुरुषों के विचारों के दिव्य आलोक में नए भारत का निर्माण हम सभी भारतीयों का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि इन सिद्धांतों पर कभी कुठाराघात नहीं हुआ। इमरजेंसी के समय तो एक बार में इतने संशोधन हुए कि इंडिया इज इंदिरा कहने वालों ने 42वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान को इंदिरा का संविधान बना दिया। आपातकाल लागू होने से एक महीने के भीतर 22 जुलाई 1975 को संविधान में 38वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। आपको जानना चाहिए कि संविधान में 1976 में क्या बदलाव किया गया। 1976 में जब लगभग सभी विपक्षी सांसद या तो भूमिगत थे या जेलों में थे, तब 42वें संविधान संशोधन ने भारत का विवरण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। 42वें संविधान संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता देना। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह कमजोर कर दिया, वहीं विधायिका को अपार शक्तियां दे दी। संवैधानिक संशोधन के बाद से भारत के राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य हो गया। मौलिक अधिकारों के महत्व को बहुत अधिक गिरा दिया गया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 सहित 40 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया और घोषित कर दिया कि संसद की संविधान निर्माण की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी और किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में संसद द्वारा लिए गए या किए गए किसी भी संशोधन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऐसी बाधाओं के कारण ही संविधान दिवस का महत्व काफी बढ़ जाता है। इसी दिन हम संविधान बनाने के पीछे क्या सोच थी, इसे याद करके एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने में संविधान की मदद ले सकते हैं, जो एक दिशा सूचक के रूप में काम करता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कनिका भारद्वाज, संविधान विशेषज्ञ, और डॉक्टर विपुल सुनील, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कनिका, आपने देखा कैसे विधायिका न्यायपालिका पे चोट पहुंचाई, और यह माना जा सकता है कि जब संविधान बनाने वालों ने न्यायपालिका, कार्यपालिका इन सबको अलग अलग रखा था, तो इस तरह से कुठाराघात हुआ। असल में संविधान बनाने वालों ने यह सोच के रखा था कि हम समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को, जो निहायत ही अलग होगा, अकेलापन महसूस कर रहा, उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाएंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि आज संविधान बनाने वालों के सामने क्या चुनौतियां हैं और न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं? जी, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस टाइम पे पहले तो मैं बता दूं, जिस टाइम पे संविधान बनाया गया था, वहां से लेके आज तक संविधान में 106 अमेंडमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो संविधान ने हमेशा से एक जो दरवाजा मैं कहती हूँ वो खोला हुआ है कि आप जब भी चाहें सोसाइटी के हिसाब से या जब देश को लगे कि अमेंडमेंट की जरूरत है, संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। बट जैसा कि अभी आपने कहा कि संविधान बनाते टाइम हर किसी की जो पावर्स हैं वो अलग रखी गई थी, इंडिपेंडेंट पावर्स रखी गई थी। जुडिशरी की पावर इंडिपेंडेंट रहेगी, एग्जीक्यूटिव की इंडिपेंडेंट रहेगी, लेजिस्लेशन की इंडिपेंडेंट रहेगी। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है, जो पॉलिटिकल इश्यूज जो क्रिएट होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लेजिस्लेशन है, वो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं
संविधान और लॉ और ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश जो हो रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। देखिए भी आपने हाल ही में देखा होगा, सबसे पहले बुलडोजर एक्शन आया, जिस तरह से जो है वो घर तुड़वाए जा रहे थे लोगों के, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत है और बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई गई। ये भी मुझे लगता है कि जो स्टेट है वो पावर को अपने हाथ में एक लेने की कोशिश कर रहा था। अभी उसके बाद फिर एक घटना और हुई है हाल ही में, सांबाल वायलेंस की जो है हम घटना देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि सर्वे होगा और पीसफुल सर्वे हो सकता था। वो बिल्कुल हो सकता था अगर दोनों जो समुदाय हैं वो आपस में मिल बांट के अगर पीसफुली जो है वो इस सर्वे होने देते। बट वहां पे भी जो मुझे लगता है जो विधायक थे या जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे या लोग थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कानून को फिर से अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि सबसे ये इस चीज पे रोक लगनी बहुत जरूरी है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कानून को अपने हाथ में ना ले और वो समझे कि संविधान जो है वो सबसे प्राइमरी बुक है हमारी और वो ही लॉ एंड ऑर्डर वही है। तो संविधान को आप बाईपास ना करिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या अलायंस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। लगता है आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि कुछ डॉक्टर गलत हो कनिका, रहा है देश में आपने या ऐसा विधायिका कुछ। के बारे में बता दिया, लेकिन न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं और किन दिक्कतों से जूझ रही है? न्यायपालिका पे भी कई बार सवाल होते हैं उसके फैसलों के लिए। एक साथ मैं कई फैसले गिना सकता हूं जिसपे न्यायपालिका खुद अपने स्टैंड पे नहीं खड़ी रही। ऐसे में आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए कई बार ऐसा मुझे पहले तो मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका जो है कहीं जब कोई ऑर्डर पास होता है, जब कोई जजमेंट पास होता है, तो हर केस का फैक्ट, हर केस की जो इंसिडेंट्स है, हर केस के एविडेंसेस अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सही पास हुआ है कोई ऑर्डर या गलत पास हुआ है। चुनौती सबसे ज्यादा मुझे लगता है आज के टाइम में चुनौती है वो है पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर। मैं बोलूंगी कि न्यायपालिका के ऊपर आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज का अगर प्रेशर है, अगर ये है, तो ये बहुत गलत चीज है और ये चुनौती है ऑब्वियसली। साथ ही में जो आज के टाइम पे जैसे हमारा प्रियम्बल, जो हमें संविधान का प्रियम्बल है, वो कहता है सेकुलरिज्म, भारत देश एक सेकुलर कंट्री रहेगा। उस पे भी But, आएंगे आए हम दिन डॉक्टर कनिका, उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विपुल सुनील। आपको लगता है न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रही है, विधायिका में ही खामी है? नहीं, देखिए, मोटे तौर पर जो बातचीत कर रही थी संविधान विशेषज्ञ, उन बातों को अगर उसके बरक्स अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थिति है उसको देखते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि कई मसलों में कई मर्तबा न्यायपालिका ने भी बड़े अजीबोगरीब तरीके के निर्णय दिए हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही मतलब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ कुछ और निर्णय दे रही होती है और दूसरे जजों का पैनल कुछ और दे रहा होता है, दूसरे तरह की राय रखती है। तो कहीं न कहीं सिस्टम में न्यायपालिका के भी जो चुनाव हैं, कॉलेजियम सिस्टम है, उन सब पर भी कई बार बात होती है। मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। आपने उसमें वही भी बात थोड़े कह बहुत दी जिसपे सुधार। मैं आपको लाना चाह रहा था, कॉलेजियम सिस्टम जी, कहा जी, जाता कॉलेजियम है ये भी वंशवाद की ही उपज है। आप इससे हाँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मोटे तौर पर देखिए, कॉलेजियम सिस्टम को में तो सुधार की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि कॉलेजियम सिस्टम पे जो सवाल क्या उठते सुधार होना हैं, चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो आने दीजिए। जी। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए तमाम तरह के प्रावधानों की जरूरत है, जिस पर समय समय पर देश के संविधान विशेषज्ञ, देश के और राजनीतिक पार्टियों के लोग भी बात करते हैं। एक तो ये है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस पैनल को हम लगातार अधिकार दिए हैं, उस अधिकार में कहीं न कहीं उस विपक्ष के नेता का होना के और पक्ष के नेता का होना, मतलब जो सरकार है उसका मुखिया का होना। इसके अलावा भी इनमें कुछ सुधार करके ऐसा होना चाहिए कि लोकोन्मुख हो ये चीजें। क्या है कि मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं इस सिस्टम को, विधायिका और न्यायपालिका की जो बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो उसमें न्यायपालिका में आंशिक सुधार की जरूरत है।
आप इस पर सिस्टम पर तुरंत से मत पड़ जाइए कि क्या नाम है कि न्यायपालिका के सिस्टम को ही बदलने की डॉक्टर कोई विपुल, जरूरत है। आखिर न्यायपालिका अगर से परीक्षा ज्यादा- के तहत न्यायपालिका से ज्यादा अगर corruption कार्यपालिका और- होती है, कार्यपालिका विधायक- जिसकी बात की जाती है, जी। जिसमें आईएएस चुने जाते हैं, तमाम पदों जी। पे नियुक्तियां होती हैं, उसके लिए जी उत्तर लोक सेवा आयोग बना हुआ, उसी तर्ज पे न्याय सेवा आयोग अगर गठन हो जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, राज्यों में शुरुआती दिनों में जिन जजों की नियुक्तियां होती हैं मतलब तहसीलों में और जिला के स्तर पे जो जजों की नियुक्ति होती है तो आयोगों से ही होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। और निश्चित तौर पर बड़े लेवल पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि आयोग बना दिया जाए, वो भी एक दूसरे तरह की अराजकता को जन्म देगा। कई बार क्या है कि अनुभव का होना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि इस देश में सबसे सुप्रीम जगह सुप्रीम कोर्ट है न्याय के लिए, तो उस दरवाजे पर पहुंचने वाले व्यक्ति के चयन के लिए कोई परीक्षा या कोई क्या नाम है कि पर्सनालिटी टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं तय कर सकता है। निश्चित तौर पर वहां पहुंचने वाले व्यक्ति के अनुभव का भी मतलब होता है। अगर आपकी बात मान ली जाए तो आप भी फिर उसी कॉलेजियम के पार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। सिस्टम ने वंशवाद को जो बढ़ावा देने का काम किया है, डॉक्टर कनिका, उसमें रोक लगाने के लिए उस पर कहीं न कहीं उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उन कारणों की पड़ताल करके उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन कनिका जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं न कहीं विधायिका ने बार बार संविधान को जिस तरीके से छेड़ा है और सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए, आप अभी इंदिरा गांधी का जिक्र हो रहा था, उन इंदिरा गांधी से लेकर के और समय समय पर और भी लोगों ने, तो उसमें मोटे तौर पर वो समीक्षा की बात है। संविधान को खतरा वहां से है, संविधान को कोई खतरा कॉलेजियम सिस्टम से तो कतई नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत बार आपके देश के शासन व्यवस्था को आईना दिखाने का काम कर रहा होता है और अभी भी कर रहा है। हाँ, आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत वहां मेरे हिसाब से। जिस आमूल-चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसी को समझते हुए इंदिरा गांधी ने भी 42वां संविधान संशोधन किया था। उन्होंने प्रियम्बल, जिसको देशिका कहते हैं, उसमें तक बदलाव किया। अब उसी पे विवाद हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आमूल-चूल परिवर्तन इंदिरा गांधी ने उस जन की लोक कल्याण के लिए आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया था। आप देखिए कि इंदिरा ने अपने को सत्ता के केंद्र में बनाए रखने के लिए, अपने सुविधा के लिए उस 42वें संशोधन में जो बातें की गई थी वो की गई हैं। आप उसका गलत पाठ कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जन को केंद्र में रख करके 42वें संशोधन में कोई काम नहीं किया था। उन्होंने तो बल्कि मोटे तौर पर विधायिका को ऐसी स्थिति में ले जाने का काम किया था कि न्यायपालिका पर अंकुश जब लगा संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने कहा था यह जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए, यह जनता की मनोभावों को प्रकट करते हुए दिखना चाहिए। डॉक्टर कनिका, अपने उद्देश्य में अगर हम संविधान का इतिहास पढ़े तो अभी तक आपको लग रहा है, कहां तक लगता है कि ये सफल हुआ है यह सोच? जी, सफल काफी जैसे संविधान का जो हमारा जो प्रियम्बल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राइमरी चीज है जिस पे संविधान पूरा आधारित है। और साथ ही में प्रियम्बल के बाहर कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी गाइडलाइन नहीं बन सकती। तो हम प्रियम्बल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि प्रियम्बल सही तरह से एप्लीकेबल हो पूरे देश में। प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें गई, जैसे अभी मैं आई रही थी सेकुलरिज्म पे, तो मैं वो भी एक इशू उठाना चाहती हूँ क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो विवादित मुद्दा है वो सेकुलरिज्म का है कि क्या, हालांकि प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर होगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगती है कि क्या वो सच में सेकुलर हो पाया है। आज हमारे बेहद अहम बात कह रही हैं डॉक्टर कनिका, बेहद अहम बात कह रही हैं। चूंकि जिस डेमोक्रेसी की बात हुई थी, जिस गणराज्य की बात हुई थी, उसके 3 लक्षण निहित थे। उसमें थे न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये अपने आप में सेकुलरिज्म के एक पांव समझ में आता है कि उसके पार्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह शब्द डाला गया। उसके बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई वह तो एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी। और आज की तारीख में जो दंगे फसाद या अराजकता देखी जाती है वह सेकुलरिज्म के कारण नहीं बल्कि तुष्टीकरण के कारण देखी जाती है।
अब इस पे भी बदलाव होता है तो लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म पे कुठाराघात है। डॉक्टर कनिका, इसे न्यायपालिका कितनी बड़ी चुनौती समझती है? जी, बहुत बड़ी चुनौती है ये, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटना भी मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही है, आप जैसे आपने अभी खुद कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। अगर आप पहले की राजनीति को आज की राजनीति से कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का जो डिफरेंस है। इतने सारे स्लोगन्स आए इस बार, जो इलेक्शन हुए, कटेंगे बटेंगे इस तरह के इलेक्शन, तो ये जो है ये तो सीधा वार है सेकुलरिज्म पे, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है यह समाज की सच्चाई थी जिसको सबके सामने रख दिया गया, या कहीं वार नहीं है। संविधान के केंद्र में समाज के वंचित लोगों को केंद्र में रखा गया। न्यायपालिका, क्या आपको लगता है कि वास्तव में समाज के वंचित लोगों को न्याय दे पाने में सफल हुई है, जो कि संविधान का मूल उद्देश्य था? डॉक्टर कनिका जी बिल्कुल, देखिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर कोई न्यूट्रल होके इक्वालिटी पे ध्यान रखे और जस्टिस पे ध्यान रखे, अगर कोई नहीं, न्याय कौन दिला रखेगा? सकता है, तो न्यायपालिका वो का ही सुप्रीम तो कोर्ट काम ही है है। करवाना, इस पे ध्यान जी, रखवाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, न्यायपालिका का ही काम है। तो काफी हद तक ये जो काम है, जो न्यायपालिका जो जस्टिस दिलाती है लोगों को, वो कई हद तक काफी ऐसे लोगों को जस्टिस मिला है। ऐसा नहीं कह सकते कि जस्टिस नहीं मिला, मैं ये बात को नहीं मानूंगी। बट हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस जरूर सामने आते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बोला चैलेंजेस कि बहुत अगर सारे हैं। political- डॉक्टर विपुल कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर विपुल सुनील, मैं क्या आपके ये न्याय महंगा न्याय होता है? आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं जिस पर डॉक्टर कणिका बोल रही थी। आप न्यायपालिका के निर्णयों को उठा करके देखिए, इस देश के आजादी और हासिल करने के बाद और संविधान लागू होने के बाद के इन 74 वर्षों में आप तथाकथित तौर पर उन बड़े नेताओं, मंत्रियों, राजघराने के लोगों को देख लीजिए जिनको दोषी सिद्ध किया है न्यायपालिका ने इस देश में, और जिनकी चूल्हें हिलाई है, जिन सामंतवादी व्यवस्था से लेकर के और सत्ता के केंद्र में रहने वाले लोगों को, क्या ये न्यायपालिका नहीं होती? क्या न्यायपालिका में निष्पक्षता नहीं होती? क्या न्यायपालिका हमारे देश में सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही नहीं, होती? मेरा सवाल है डॉक्टर क्या विपुल कि ये महंगी न्यायपालिका है। वंचित गरीब लोगों के लिए न्याय पाना अभी भी एक टेढ़ी खीर है। देखिए, मोटे तौर पर जिस तरह का देश है हमारा, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उनके बरस तमाम लोगों के, तमाम गरीबों के केस पड़े रह जाते हैं। 18 साल 20 साल के बाद सुनवाई होती है और तब तक पता चलता है कि जिसके प्रति हिंसा हुई है वो व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं है। ये सब चीजें हैं, ये कमियां डॉक्टर हैं। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर न्याय महंगा होगा और समय पे नहीं मिलेगा, समयबद्ध तरीके से न्याय नहीं मिला, तो वह न्याय नहीं होता है। इससे साफ है, सार्वजनिक रूप में इसे नहीं देख सकते हैं। इससे साफ है कि अभी भी न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। विधायिका ऐसे ही विषयों को लेकर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करती है और न्यायपालिका को ही इन सवालों से निपटना है। और न्यायपालिका ही नहीं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जब तक तीनों ये जो लोकतंत्र के खंभे हैं अगर अपने आप में अपनी चुनौतियों को खुद नहीं निपटेंगे, हमारा लोकतंत्र बेकार हो जाएगा, संविधान पे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज तक सफलतापूर्वक जिस तरीके से भारत का संविधान अब तक सफल रहा है, हम अपनी खामियों को खुद ही खोज कर सही कर लेते हैं। उसी दिशा में आने वाले सालों में भी इन खामियों को दूर करेगा। आप दोनों चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।